नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त तो चला है दंगल का। बंगाल के चुनाव में अभी महीनों बाकी हैं, लेकिन उसका बिगुल अभी से बज गया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जीत पर मने बीजेपी के जश्न में बगैर नाम लिए राजनीतिक हिंसा को लेकर सीधे ममता बनर्जी पर निशाना साध दिया। इसी महीने केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी 2 दिन के बंगाल दौरे पर गए थे और राजनीतिक हिंसा समेत अनेक मुद्दों पर ममता सरकार को सीधे निशाने पर लिया था। वैसे बीजेपी के खिलाफ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के तेवर भी कम तल्ख नहीं है। वो भी लगातार बीजेपी पर आक्रामक हैं। टीएमसी के नेता राजनीतिक हिंसा के बीजेपी के आरोपों को सियासी बताकर खारिज करते हैं, लेकिन जिस तरह 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में पैठ बनाई, वो 10 साल के ममता के शासन के लिए चुनौती से कम नहीं। इस बीच ममता सरकार के मंत्री शुवेंदु अधिकारी ने भी बगावत कर दी। इसलिए दंगल में आज सवाल है, बिहार के बाद बंगाल है, आगे और बवाल है। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर बताते हैं कौन कौन से मेहमान आज हमारे साथ। जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, हमें चुनौती नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे कुछ लोगों ने रास्ता अपनाया है भारत के कार्यकर्ताओं की हत्या करने का। देश के कुछ हिस्सों में उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। मैं उन सब से आग्रहपूर्वक समझाने का प्रयास भी करता हूं। मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम जनता जनार्दन करेगी। भारत माता की। मौका बिहार की जीत की खुशियां मनाने का था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निशाना बंगाल की ओर था। प्रधानमंत्री मोदी ने नाम भले नहीं लिया, लेकिन संदेश साफ था, क्योंकि बंगाल में बीजेपी के लिए राजनीतिक हिंसा सबसे बड़ा मुद्दा है। मौत का खेल खेल करके कोई मत नहीं पा सकता है, ये जरा दीवार पर लिखे हुए शब्द पढ़ लेना। बंगाल में राजनीतिक हिंसा को लेकर बीजेपी इतनी आक्रामक क्यों है, इसे वहां से आई ताजा खबर से समझ सकते हैं। अलीपुरद्वार में बंगाल बीजेपी के चीफ दिलीप घोष के काफिले पर हमला हुआ। इस हमले में तो सिर्फ कारें क्षतिग्रस्त हुई, लेकिन इसी साल वहां बीजेपी और टीएमसी दोनों ओर के कार्यकर्ताओं की जान गई है। वैसे जब प्रधानमंत्री मोदी समेत पूरी बीजेपी राजनीतिक हिंसा पर ममता सरकार को घेर रही है, तो टीएमसी आरोपों को सिरे से खारिज करती है। तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक हिंसा में विश्वास नहीं रखते हैं, ना हम राजनीतिक हिंसा करते हैं। अगर कहीं ऐसा घटना होता है तो हम उसको निंदा करते हैं। हम प्रशासनिक ओर से और सांगठनिक तरीका से उसको मुकाबला करते हैं। लेकिन बीजेपी लाश का तलाश में है। कहीं भी कोई आदमी प्रेम में व्यर्थ होके खुदकुशी करते हैं तो वो बोलते हैं वो भी बीजेपी का खेल। राजनीतिक हिंसा के आरोपों को टीएमसी भले खारिज कर दे, लेकिन बंगाल में लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही बीजेपी उसकी चुनौती है। ऐसे में एक और ममता सरकार ने जहां 16,500 टीचर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है, तो महंगाई जैसे मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है। हालांकि अगले साल के विधानसभा चुनाव से पहले सिर्फ आक्रामक बीजेपी ही दीदी की चुनौती नहीं, बल्कि उसके मंत्री शुवेंदु अधिकारी ने भी बगावत करके परेशानी बढ़ा दी है। टीएमसी से ही बीजेपी में आकर सांसद बनने वाले अर्जुन सिंह का मोर्चा भी खुला है। ममता के जिंदाबाद शुद्ध ममता बनर्जी बोले ना, बाद बाकी सबाई बोले। क्यों ममता बनर्जी भारतवर्ष को पसंद करें ना, उन्हें पाकिस्तान को पसंद करें। इसी महीने की शुरुआत में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बंगाल का दौरा किया था। उससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल आए थे। जाहिर तौर पर बिहार के बाद बंगाल के मिशन पर बीजेपी मुस्तैद है और टीएमसी के लिए 10 साल से अपना किला बचाए रखने की अग्नि परीक्षा है।
कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। और आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ शाहनवाज हुसैन है, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत होंगे, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ मनोजीत मंडल हैं, वो राजनीतिक विश्लेषक हैं और तृणमूल कांग्रेस के समर्थक कहे जाते हैं। और हमारे साथ संगीत रागी जुड़ेंगे, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जानकार कहे जाते हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले शाहनवाज हुसैन साहब, अभी तो लोग बिहार का हिसाब नहीं लगा पाए, आपने बंगाल की तैयारी शुरू कर दी। नहीं, बंगाल में हमारी लड़ाई बहुत पहले से चल रही है। बंगाल में पंचायत के चुनाव हुए तो पंचायत के जीते हुए लोगों को हमें लाकर झारखंड में रखना पड़ा। बंगाल में कोई व्यक्ति राजनीति करे उसकी जिंदगी दांव पे लग जाती है। बंगाल के अंदर अगर आज पूरे देश में देखें, केरल के बाद बंगाल एक ऐसा राज्य हो गया है जिसके अंदर विरोध करने वालों का छेंज छोटा करने की कार्रवाई चलती है तृणमूल कांग्रेस के जरिए। तृणमूल कांग्रेस के गुंडे, तृणमूल कांग्रेस के वर्कर, तृणमूल कांग्रेस के साथ मिली हुई पुलिस मिलकर योजनाबद्ध तरीके से वोटर लिस्ट लेकर भारतीय जनता पार्टी का जिसने झंडा लगाया उसके माथे पर मौत लिखने की योजना बनाने लगते हैं। राजनीति में हम लोग भी बहुत जगह सत्ता में हैं और बहुत सारी पार्टियां विपक्ष में हैं, लेकिन इस तरह की राजनीति न बिहार में होती है, न उत्तर प्रदेश में होती है, न कहीं नॉर्थ के किसी राज्य में है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ये समझती हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरा देंगी, तो वो हम डरने वाले नहीं है। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को मारकर टांग दिया गया है। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता ने अपनी प्राण की आहुति दे दी है, शहादत का जाम पी लिया है। बंगाल की लड़ाई रोहित जी एकदम अलग तरीके से है। मैं बंगाल बहुत जाता रहा हूं। मैं किशनगंज में बंगाल के बॉर्डर पर वो देखा, बहुत शांति प्रिय इलाका था। जो काम कम्युनिस्ट पार्टी के लोग नहीं करते थे उससे ज्यादा बुरा काम जितने कम्युनिस्ट पार्टी के टाइम में जो गुंडा तत्व थे वो तृणमूल कांग्रेस में चले गए। और उसके बाद ममता बनर्जी की यहाँ बैठकर योजना बनती है, उनके मंत्री, उनके पुलिस के कमिश्नर बैठकर योजना बनाते हैं। जब प्रधानमंत्री की सभा होती है उसको डिस्टर्ब करना, अमित शाह जी की सभा को डिस्टर्ब करना, राजनीति इस तरह की होती है। एक अभी आपने स्वागत राय को सुना, उन्होंने कहा ट्रेन में चलती में भी कोई मर जाता है तो ये अपनी मुहर लगा देते हैं उस पर बीजेपी वाले कि नहीं नहीं ये तो हमारा आदमी था। बाद में उसके परिवार वाले भले ही कह दें कि नहीं हमारा तो कोई लेना देना नहीं बीजेपी से, आरएसएस से, लेकिन आप लोग ममता सरकार को घेरने के लिए उसे अपना आदमी बता देते हैं। पहला। दूसरा, जो आप आरोप टीएमसी पर लगा रहे हैं, टीएमसी वही आरोप आप पर लगाती है कि जिन वामपंथियों को आप गाली देते हैं इस समय वही वामपंथी काडर बीजेपी में आकर टीएमसी के खिलाफ गुंडागर्दी कर रहा है, उस पर क्या कहिएगा? नहीं, मैंने तो आपको पहले ही कहा रोहित जी, बिहार के बाद मैं बंगाल को बहुत अच्छे से समझता हूं, बहुत जाता रहा हूं। मैं जब युवा मोर्चा में था तब से पश्चिम बंगाल जाता आता रहा हूं। भागलपुर हो या किशनगंज बंगाल के बॉर्डर पे ही आता है और बंगाल के लोग भी मुझे अच्छे से जानते हैं। टीएमसी के नेताओं को भी मालूम है ये बात कि जब ममता जी हमारे साथ थी तो वो हमारे साथ ही कैंपेन के लिए जाती थी और पूरे नॉर्थ बंगाल में तब हम साथ में थे। हम अच्छे से जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ जवाब थोथा तर्क है जो वो लोग हमें दे रहे हैं। आप ये बताइए, पंचायत के चुनाव में आपने कई प्रोग्राम उस पर किए थे। पंचायत के चुनाव में हमारे कितने वर्कर की हत्या हुई, उसके बाद क्या हाल हुआ? लोकसभा के चुनाव में ये लोग क्या दावा करते थे? जनता इनके बहुत खिलाफ है। पब्लिक में ये सिर्फ तुष्टीकरण की बात, ये सिर्फ एक धर्म समुदाय को सिर्फ ध्यान रखना और बाकी सबकी उपेक्षा कर देना, जो लोग विरोध की आवाज है उसको दबा देना, वहां पर योजनाबद्ध तरीके से दंगे कराना, लोगों को डरा देना, ये काम है। हमारा काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में राजनीति करती है, हम जहां हुकूमत में हैं, ठीक है, हम किसी को डराने का काम नहीं करते हैं। राजनीति में विरोध होता है, लेकिन इस तरह का किसी की जान ले लेना ये कैसा विरोध है? ठीक है। मनोजीत दादा, बीजेपी का झंडा लगाता मार देते हैं उसको, आरोप लगा रहे शाहनवाज हुसैन, जो बीजेपी का झंडा लगाता मार देते हैं उसको। देखिए, ये लगातार ये हमने देख लिया है कि जब भी कोई मरता है, कहीं डिजीज में हो, जुडिशियल कस्टडी में हो, जिसके हालात में हुआ है, तब तो सभी को लगता है कि पॉलिटिकल किलिंग हो रही है। पिछले साल मुर्शिदाबाद में एक घटना घटी थी जहां के एक फैमिली का 2 मेंबर का मौत हो गए थे। वो इन लोगों को लगा था कि आरएसएस के लोग हैं, पर्सनल मामला लगा। एक एमएलए का मौत हो गया नॉर्थ बंगाल में, देवेंद्रनाथ राय, उनको लगा था कि ये और सुसाइड किया था, उनके पास सुसाइड नोट भी बरामद
इनको लगा कि ये पॉलिटिकल किलिंग है। देखिए, इस तरह की बातों का मतलब यही होते हैं कि आपके पास कोई लीडर नहीं है, आपके पास कोई जमीन नहीं है। और ये भी सच है, अगर आपके पास लीडर होते, आपके पास इतना सारा मत है, 40% आपके पास वोट है, आपके पास एक लीडर क्यों नहीं है? इस तरह का बात आप क्यों कर रहे हो? आप एक लीडर चुनिए ना। आप ये दिखा दीजिए, शाहनवाज जी, आप बंगाल में आ रहे हैं इतने सालों में, आप दिखा दीजिए एक लीडर आपके पास है जिसके पास 5 सालों का तजुर्बा है लड़ाई करने की, मोर्चा खोलने के लिए, आंदोलन करने की। एक भी नहीं है भाई साहब, इसलिए आपको सौरभ गांगुली के पास जाना पड़ रहा है। अच्छा, इतने सांसद हमारे हैं, इतने विधायक हैं, उनको लीडर नहीं मानते, उनको क्या मानते हैं? बहुत अच्छा बात किया है। और देखिए वो 18 जो सांसद 4-4 लाख वोट लाए हैं वो 500 लोग नहीं जमा करते क्या? 18 सांसदों में शाहनवाज जी, आपको पता है आधे से ज्यादा लोग टीएमसी से गए। हम तो नहीं लेंगे। अब भगा के ले जाते हो, आप सीबीआई के सामन फेंकते नहीं हो। अच्छा, भगा के ले जाते हैं, आप इन्विटेशन लेटर भेजते हो, सीबीआई अच्छा भगा के सामन जाते हैं। आपके लोग भगा के ले जाते हैं, ये क्या शब्द है? एक सेकंड शाहनवाज जी, एक सेकंड। मोदी जी दादा, ये थोड़ी देर पहले जिस दिलीप घोष के काफिले पे पत्थर बरसा रहे थे, उनको नेता नहीं मानते आप? देखिए, उनके पास वो 5 साल के बाद पहले नहीं थे। मैंने बोला 5 साल के पास वो नहीं। और ये बात काफिला के हमला जो हुई है, टीएमसी ने नहीं किया, टीएमसी ने सिर्फ ब्लैक फ्लैग दिखाई है। मैंने कब कहा टीएमसी ने हमला किया? मैंने कहीं कहा? आप खुद ही डिफेंसिव हो जा रहे हैं उस बात को लेकर। नहीं, आपको तो मैं नहीं कह रहा हूँ। आप बीजेपी को आप डिफेंड नहीं करते। शाहनवाज जी की तरफ से भी ये बात नहीं आई अभी तक शाहनवाज जी को आपने हमला कराया। सुबह से मैंने देखा, आप क्यों डिफेंसिव हो रहे हैं उसको लेकर? मैंने एक डिबेट किया भाई, उनका जो वहाँ पर लोकल एमपी है विल्सन चंपामारी, उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने कही है कि ये टीएमसी के लोगों ने गुंडों ने किया है। यही बात उन लोग, आप लोकल लीडर जो कहेंगे वो लोग सेंट्रल लीडर लोग वही बात कहेंगे। तो आप लोग किसी को नहीं मारते? लगातार हो रही, आप लोग किसी को नहीं मारते? टीएमसी के लोग किसी को नहीं मारते? देखिए, जहां लोकल लेवल अगर हिंसा होती है तो दोनों तरफ के लोग की मौत होती है। ये इसके लिए लीडर लोगों के आप जिम्मेदार क्यों ठहरोगे? अच्छा, तो हिसाब बराबर है, इसलिए ममता बनर्जी तक नहीं जाना चाहिए? नहीं, कभी कभी पर्सनल मैटर में भी हमला होती है, जिससे मनीष शुक्ला के साथ हुई है। सर, एक होगा ना पर्सनल मैटर, या 70 हो जाएंगे पर्सनल मैटर? अगर 70 पर्सनल मैटर हो जाएंगे क्या? नहीं, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ। आपके इतने सारे कार्यकर्ता खुद टीएमसी के मारे गए, मानते हैं ना इस बात को? मानते हैं ना कि टीएमसी के कार्यकर्ता भी मारे गए? मानते हैं कि नहीं? तो क्या आप ये मानते हैं वो सब अपने घरेलू झगड़ों में मारे गए? उनके रिश्तेदारों ने मार दिया उनको, जिनके साथ जमीन का या घर का झगड़ा चल रहा था? आपको लगता है ऐसा? अगर कोई पॉलिटिकल आइडेंटिटी हुआ और उनका मर्डर अगर हो गया है, दूसरे पार्टी के लोग अगर एक्यूज थे, इसका मतलब पॉलिटिकल किलिंग हो गया। तो आप ये कह रहे हैं कि टीएमसी के जितने लोग मारे गए पिछले समय में, जिनको अब तक टीएमसी ये कहती रही कि इनको बीजेपी ने मारा, वो सब अपने घरेलू झगड़ों में मर गए? नाम आपने बीजेपी का लगा दिया। मैं ये कहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा, मेरे बात को आप डिस्टर्ब मत कीजिए भाई साहब, ज्यादा से ज्यादा। दादा, मैं तो आपसे क्लैरिफिकेशन मांग रहा हूं बाकायदे। डिस्टॉर्शन तो बाद में होता, अगर मैं आपसे क्लैरिफाई करने को नहीं कहता। इस तरह से दिखाते हैं कि लाखों 100 करोड़ों लोग उनका यहाँ मौत हो गया है, इस तरह का बात नहीं हो रहा है भाई। अरे सर, जितना हुआ है सब सामने चल रहा है स्क्रीन पे, डेटा, घरेलू हिंसा सारा डेटा दिखा रहे हैं, कब कब किस महीने में कितने लोग मरे हैं। क्या मैं कह रहा हूं, सारा डेटा हम दिखा रहे हैं, कब कब किस महीने में कितने लोग मरे और किस पार्टी के मरे। लेकिन मसला ये है मनोजीत दादा, अगर इतने लोग मर रहे हैं, हर महीने 2-4 किलिंग हो रही है, कभी 2 आपके मर जाते हैं, कभी 3 उनके मर जाते हैं, फिर कभी 2 उनके मर जाते हैं, 4 आपके मर जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीटली फेल है क्या बंगाल में? देखिए, अगर लोकल लेवल पे दोनों पार्टी के अगर झगड़ा होते हैं, ये जहाँ बंगाल में होते हैं, लेकिन बहुत कम हो गए हैं अभी। बहुत पिछले 5-10 सालों में हम देखे बहुत कम हो गई है। इसका मतलब अब लॉ एंड ऑर्डर को दोष दोगे? इसका मतलब हाथरस में जो हुआ, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही। मतलब जो हो रहा है बंगालोर में जो रायट हो रहा है, उसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर का। मनोजीत मंडल, आपको एक चीज बता देता हूं, जो हाथरस में हुआ उस पर लॉ एंड ऑर्डर पे ही सवाल उठा, जो बेंगलुरु में हुआ उसमें भी लॉ एंड ऑर्डर सवालों के घेरे में आया। लेकिन जो बंगाल में हो रहा है सर, 2018 में 12 लोग मर गए, 2019 में 12 लोग मर गए, 2020 में जून से लेकर 3 अक्टूबर के बीच में 12 लोग मर गए। सुरेंद्र राजपूत, क्या यह सामान्य बात है? ये नॉर्मल है?
या बंगाल है इसलिए रोहित इसको भाई- समझ लेना चाहिए कि हाँ ठीक है भाई, यहां तो इतिहास है, तो मरते हैं लोग, राजनीति करनी है तो मरने के लिए तैयार रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए रोहित भाई, पॉलिटिकल हो चाहे व्यक्तिगत हो, एक भी हत्या सरकार के माथे के ऊपर कलंक होती है, चाहे वो भाजपा शासन में हो, चाहे वो ममता शासन में हो, चाहे कांग्रेस शासन में। इसमें कहीं कोई भी इस पर लेकर के कोई वो नहीं करना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए। लेकिन आप दो तीन बातों को देखिए। हिंसा का जवाब क्या हिंसा है? गांधी ने कहा था अगर आप एक आंख के बदले आंख लेंगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। आप कोई भी शख्स अभी तक दिलीप घोष के उस बयान पर नहीं आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ममता दीदी आपके कार्यकर्ताओं की हम टांगे तोड़ देंगे, सर काट देंगे, कब्र में पहुंचा देंगे। ये कौन सी भाषा है? ये भाषा क्या ममता के किसी आदमी की है, या ये भाषा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की है? क्या उस पर जवाब नहीं देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को? क्या दिलीप घोष को तत्काल प्रभाव से पद से नहीं हटा देना चाहिए? आप अगर कोई आदमी हिंसा को बढ़ावा देगा और उसके खिलाफ कहीं प्रत्युत्तर में हिंसा होगी तो उसके प्रत्युत्तर की हिंसा को तो डिबेट का विषय बनाया जाएगा। लेकिन जो हिंसक भीड़ को उकसा रहा है दिलीप घोष नाम का वो जो मैं तो राष्ट्रद्रोही कहूंगा उस शख्स को, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की परिपाटी में आगे चलने की कोशिश कर रहा है? आपको ये देखना होगा कि हिंसा को भड़काने वाले तत्वों को चिन्हित करें, और राज्य सरकार का लॉ एंड ऑर्डर विषय है, उसमें ममता बनर्जी उस पर कठोर कार्रवाई करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर अगर कठोर कार्रवाई होगी तो उसके बाद आप देखिए वो फिर से प्रतिहिंसा पर आएंगे। किसी भी आदमी ने, तो आपको लगता है ममता बनर्जी डरती है बीजेपी से? दिलीप घोष के उस बयान की आपको लगता मजम्मत है नहीं की। ममता बनर्जी डरती है बीजेपी से इसलिए कार्रवाई नहीं कर रही है? मैं सुन नहीं पाया। मैं पूछ रहा हूं आपको क्या लगता है, ममता बनर्जी डरती है बीजेपी से इसलिए कार्रवाई नहीं कर रही दिलीप घोष के बयान पर? अब ये बात तो ममता बनर्जी को देखनी होगी और वहां की सरकार को देखनी होगी। लेकिन ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष पूरे बंगाल में हिंसा को उकसावा दे रहा है, हिंसा को बढ़ावा दे रहा है, और भारतीय जनता पार्टी जो अभी तक ये कह रही कि हम अहिंसक हैं उसको वहां पर प्रदेश अध्यक्ष बनाए हुए हैं, कल क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर आपने सवाल उठा दिया, नहीं तो 2-4 मिनट में मैं ये सवाल उठा देता शाहनवाज हुसैन से, और आपको वादा कर रहा हूं आपकी बात का जवाब भी ले लूंगा। लेकिन क्योंकि दिलीप घोष का अभी ये बयान चर्चा में आया है पिछले 3 दिन से, उसके पहले की सारी बातें माफ है? नहीं, टीएमसी की तरफ से कोई हिंसा नहीं है? जो पंचायत के चुनाव में हुआ, लेफ्ट के काडर ने, लोगों ने भाग भाग के झारखंड में दूसरी पार्टियों के दफ्तरों में छुप के जान बचाई। कहना पड़ा अदालत को कि भैया ये क्या कर रहे हो, व्हाट्सएप पे नामांकन दाखिल करने पड़ रहे हैं लोगों को कि मार ना दे कोई आके क्योंकि चुनाव लड़ना चाहता है। तो ये पाक साफ है ये लोग क्या सब? ना, बिल्कुल नहीं पाक साफ है। मैं आपसे बहुत जिम्मेवार ने तो पहले ममता बनर्जी की सरकार को कटघरे में खड़ा किया। रोहित, मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि एक भी हत्या होती है, चाहे वो भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, तृणमूल की हो या लेफ्ट की हो, वहां की सरकार जिम्मेवार है और पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर राज्य सरकार को जवाब देना होगा, वो किसी की भी हो। मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं कि जिस तरीके से बॉर्डर का बीजेपी वाले सड़क पे उतरते हैं, बॉर्डर की जो घुसपैठ है, तो आप लोग कहते हैं कि ये अपना जनाधार वहां बढ़ाना चाहते हैं इसलिए आक्रामक हो रहे हैं और एग्रेसिव हो रहे हैं, तो ये लड़ाई हो रही है। आपके यहां स्टेट यूनिट कुछ और कहती है, वो ममता बनर्जी से लड़ना चाहती है, लेकिन सेंट्रल यूनिट उनके साथ दिखाई देती है। फिर नहीं, हम अधीर रंजन चौधरी लोकसभा के नेता होते हैं तो ममता के लिए उनकी आवाज कुछ और होती है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी से बंगाल की बात कर लीजिए तो उनकी ममता के लिए आवाज कुछ और होती है। ये डबल स्पीक क्यों है कांग्रेस? जवाब दे दूं रोहित भाई, मैं बहुत अच्छी बात आपने पूछी। हम सरकार के खिलाफ लड़ेंगे और चाहे वो केंद्र सरकार की कमियां हो, केंद्र सरकार की कमियां अगर राज्य सरकार के खिलाफ होगी तो हम केंद्र सरकार से लड़ेंगे, और राज्य सरकार अगर अपनी जनता के खिलाफ लड़ेगी तो हम जनता के खिलाफ लड़ने वाली सरकार से लड़ेंगे। अधीरदा हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूरी तरीके से उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी शायद लेफ्ट पार्टी के साथ में मिलकर के ममता बनर्जी के पूरी तरीके से खिलाफ लड़ेगी और उनके सरकार बनाने के मंसूबों को नेस्तनाबूद टीएमसी का आरोप सबसे बड़ा ये है, संगीत रागी, टीएमसी का सबसे बड़ा आरोप यह है कि लेफ्ट वाले तो पर्दे के पीछे बीजेपी से मिल चुके हैं। उन्हीं का काडर है जो बीजेपी के लिए पत्थर फेंकने का काम करता है, उन्हीं का काडर है जो बीजेपी की रैलियों में आके दंगा भड़काने का काम करता है, और ये कह रहे हैं हम लेफ्ट के साथ मिलकर ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ेंगे। तो लेफ्ट है किधर एक्चुअली? देखिए रोहित जी,
लेफ्ट के लोग भारतीय जनता पार्टी के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को न सिर्फ बंगाल में मारा है, उन्होंने केरला में भी मारा है। इसलिए लेफ्ट के साथ भारतीय जनता पार्टी जाएगी और आरएसएस के स्वयंसेवक जाएंगे, ऐसी इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। दूसरी बात मैं बताऊं, 1970 के अंदर सेन ब्रदर्स को मारा गया था और मार करके सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने, काडर्स ने मार करके उनकी मां को ही उनको खून पिलाने के लिए मजबूर किया था। ये दहशत भरी चीजें सारे चौंकाने के लिए डर पैदा करने की संस्कृति बंगाल के राजनीतिक संस्कृति में वामपंथियों ने जन्म दिया था। दुर्भाग्य है कि सुश्री ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की इस राजनीतिक हत्याओं की संस्कृति के खिलाफ खड़ी हुई थी, आज उन्हीं लेफ्ट के काडर्स को अपनी पार्टी में उन्होंने मिलाया और उसी राजनीतिक संस्कृति को आगे खड़ा किया है। और उसमें कांग्रेस के भी कार्यकर्ता मारे गए हैं, आज सीपीएम के भी कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा पिछले 2014 के बाद और खास करके 2019 के चुनावों के पश्चात, जब उनको लगा कि बंगाल के अंदर जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अब सीधी लड़ाई हो गई है, तो उन्होंने एक एक करके, गिन गिन करके, चुन चुन करके उन लोगों की हत्या करना शुरू कर दी जो भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध थे। एक और बात आपको बता दूं कि वहां पर जो मारने की जो शैली है वो इतनी निर्मम है, इतनी डरावना है, इतनी विभत्स है, जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। किसी को गले रेत करके, किसी को इतना उत्पीड़ित करके उनके पेड़ पर लटका देने, इस प्रकार के हत्या की संस्कृति जो है वो वामपंथियों में देखी जाती है या रेडिकल इस्लामिस्ट के अंदर देखी जाती है। ये दोनों तत्व आज के दिन में ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं और इसीलिए जो हत्या का जो नृशंस नाच है और हत्या की जो शैली है वो इतनी अमानवीय है कि भारत की सनातन संस्कृति में इस प्रकार की चीजें, इस प्रकार का विध्वंस, इस प्रकार की हत्या की चीजें सोचना भी असंभव है। ओके मनोजीत मंडल बोलिए, फिर शाहनवाज जी आपके पास आ रहा हूं। बोलिए मनोजीत मंडल। नहीं, देखिए हिंसा की बात कौन कहते हैं, ये लेफ्ट है किधर? पहले मैं दो सवाल पूछ रहा हूँ छोटे दादा, दो सवाल पूछ रहा हूँ छोटे। एक, ये बीजेपी को 125 सीट आ गई चुनाव में इसलिए मारे जा रहे हैं, और दो, ये लेफ्ट है किधर? क्योंकि ये संगीत रागी कह रहे हैं कि लेफ्ट वाले तो टीएमसी में घुस गए हैं, टीएमसी कहती है लेफ्ट वाले तो बीजेपी में घुस गए हैं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं लेफ्ट वाले तो हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। देखिए ये सब जानते हैं लेफ्ट किधर है। 22% वोट जब उनको मिला है, ज्यादा वोट पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, वो लेफ्ट का वोट था। कि 22% वोट लेफ्ट का घटी थी 2019 पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। मैं एक नाम लेता हूँ, खगेन मुर्मू, वो उनके चुने हुए सांसद है बीजेपी के, वो कहाँ पर थे भाई साहब? वो लेफ्ट के थे। और जो लोग जो अभी सुसाइड किया है देवेंद्रनाथ रॉय, वो भी लेफ्ट के थे। वो ये सब तो कुछ पता नहीं है। तो हम 2-3 सालों से देख रहा है, जो संदीप जी वो पढ़ाते हैं, मेरे दोस्त है, हम भी पढ़ाते हैं, एक ही बात करते हैं। अरे आपको ग्राउंड रियलिटी के बारे में कुछ पता था या? तुम्हें 2 नाम लिया। इसी तरह कैडर भी लेफ्ट का जो गुंडे है ज्यादा से ज्यादा बीजेपी में आ गए, वोटर गुंडे सब एक साथ उनके पास आ गए। अभी तो कह रहे थे इनके सारे सांसद हमारी पार्टी से गए। अभी तो आप कह रहे थे इनके 18 सांसद हमारी पार्टी से गए जगह से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब आप कह रहे हैं कि सारे गुंडे इनकी पार्टी में गए। टीएमसी से भी गए हैं। उनका जो लीडर है वो टीएमसी के है, ज्यादा से ज्यादा लीडर टीएमसी है। अर्जुन सिंह, मुकुल राय, सौमित्र खां, ये तो टीएमसी से गए हैं। उनको भगा के ले गया, डरा के लेके गया है। उनको सीबीआई से लेटर जाते थे, वो समन नहीं होते थे, इन्विटेशन लेटर होते, फ्रेंड रिक्वेस्ट, वो डर जाते थे। हम सब देखा, वो डर जाते थे, देखा है। और देखिए हिंसा के बाद लगातार स्टूडियो में बाहर कौन करते हैं? बाहर दिलीप घोष करते हैं, अर्जुन सिंह जी करते हैं, और अंदर ये सब लोग करते हैं। संदीप त्रागी जी किस तरह से हिंसा का वर्णना किया गया, देखिए हम इस तरह का बात हम नहीं करेंगे। दादा तो हिंसा को हिंसा दादा सुनिए ना, दादा सुनिए, मुझे अच्छे से याद है अभी कोई लेफ्ट के आदमी यहाँ बैठे होते हैं, अभी कोई लेफ्ट के आदमी यहाँ बैठे होते मनोजीत मंडल, आप उनको गिनती गिना देते पूरी कि लेफ्ट के राज में कितने लोगों की हत्याएं हुई और किस किस तरीके से हुई। तो ये मत कहिए कि आप वो नहीं बताते हैं। यहीं बैठ के आपने बार बार 50 बार याद दिलाया कि लेफ्ट की सरकारों में 55,000 लोग मार दिए गए उसी भी बंगाल में। ग्राफिक डिटेल में हम नहीं बता रहे, क्योंकि हम ये वायलेंस शब्द से भी वायलेंस होते हैं, हिंसा शब्द का भी हिंसा होते नहीं क्या? जब घर घर में बम बन रहे हैं तो शब्दों की वायलेंस क्या कर लेगी? घर घर में बम बन रहे हैं
कार्यकर्ताओं के अपने घर उड़ जा रहे हैं बम फटने से, बनाते हैं तो फिर घर घर के जो बम बनाते हैं गुंडे होते हैं, और स्टूडियो में जो बैठते हैं गुंडे नहीं होते हैं भाई साहब। ठीक है सर, स्टूडियो में जो शाहनवाज बैठते हैं, वो हुसैन, इंसान शाहनवाज होते हैं हुसैन, लेकिन पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर उसके ऊपर ये आरोप लगे कि ये गुंडे की भाषा में बात कर रहा है, तब क्या कहिएगा? और पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, माफ कीजिए, दिलीप घोष, जिनका जिक्र सुरेंद्र राजपूत ने अभी किया। देखिए रोहित जी, हमारे कार्यकर्ता, बड़े मासूम कार्यकर्ता मारे गए, उनकी पूरी लिस्ट है, आप इतना समय मुझे नहीं देंगे। आप पढ़िए ना, किस मैंने नहीं तरह रोका। से देवेंद्रनाथ राय की साथ हत्या हुई, बीजेपी नेता नारायण विश्वास की हत्या हुई, उसके बाद बीजेपी का कार्यकर्ता था मेदिनीपुर में संतोष कुमार की हत्या हुई, उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता की वीरभूम में जो दालू शेख है उसकी बीजेपी का नेता अब्दुल कादिर मुल्ला, जो बड़ी तादाद में माइनॉरिटी के लोग भी आए, उनकी हत्या इन्होंने की। फिर काशीनाथ घोष की हत्या की। उसी तरह अगर मैं आपको बता दूं कि भाजपा की जो कार्यकर्ता सरस्वती दास महिला कार्यकर्ता, उसकी हत्या हुई। फिर अनिल सिंह को पीट पीट कर इन्होंने मारा 19 में। स्वदेश मन्ना की हत्या हुई, ये समतुल दुलई की हत्या हुई, सुकांत मंडल, प्रदीप मंडल, तपन मंडल, ये सब 24 परगना जिलों में इनके ऊपर हमला हुआ। मैं आपको ये बता दूं कि तन्मय संतरा की हत्या, अजय मंडल की हत्या, सुशील मंडल की हत्या, चंदन शॉ की हत्या, फिर शांतनु घोष की हत्या, जयदेव बर्मन की हत्या, रमन सिंह की हत्या, शिशुपाल शोरिस की हत्या, विनय मंडल की 4 अप्रैल 19 में हत्या हुई, पंतु मंडल की हुई, संदीप घोष की हुई, रामपद घेरा की हुई, तापस पाल की हत्या हुई, निरंजन घोगे की हत्या हुई, दामोदर मंडल की हुई, दीपक महतो की हुई, ये लालमोहन महतो की हत्या हुई। भाजपा के दलित कार्यकर्ता थे और धर्मू हजारा, उसकी हत्या कर दी इन्होंने। ठीक है। दुलाल कुमार की हत्या कर दी, त्रिलोचन महतो की कर दी, तपन मंडल की कर दी, दलोल भौमिक की कर दी। मैं अगर इसको गिनाऊं, आप ये समझिए, ये जो अमीनुल इस्लाम था 7 मई को, उसकी हत्या कर दी। सुजीत रे की कर दी, बहादुर मुर्मू की कर दी, अजीत मुर्मू की कर दी, बिपिन दास की कर दी, बनेश्वर राय की कर दी, मालतर दिगामार की कर दी, सौमित्र घोषाल की हत्या कर दी, तोपन दास की कर दी, अरुण की कर दी, अरुण सिंह की हत्या कर दी, ठीक है सर। तपन दास की कर दी, निपिन मंडल की कर दी, और हमारे एक विधायक को मारकर टांग दिया, जिसका बहुत मुझे मनोज जी आपसे ये उम्मीद नहीं थी। एक विधायक को आपने मारकर टांग दिया और कहा कि आत्महत्या कर लिए। हम लोगों का दिल रोता है किस तरह हमारे कार्यकर्ताओं को इसलिए बोला दिलीप घोष ने राजनीतिक हत्या, टांगे तोड़ देंगे। हम लोग इसलिए बोला दिलीप घोष ने कि टांगे तोड़ देंगे। बिहार के बाद बंगाल है, आगे और बवाल है। ये तस्वीरें देखिए, इस समय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बंगाल से आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर जो हमला हुआ, उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता ये विरोध प्रदर्शन इस समय कर रहे हैं। ठीक इसी समय की तस्वीरें हैं। और शाहनवाज हुसैन, आपने लिस्ट तो गिना दी, लेकिन दिलीप घोष के बयान पर कुछ नहीं कहा आपने। क्या इसको जस्टिफिकेशन माने दिलीप घोष के बयान का? देखिए रोहित जी, दिलीप घोष पर 7 बार जानलेवा हमला हो चुका है। उनकी जिंदगी दांव पर है। अगर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स उनके साथ नहीं होती तो अभी तक उनकी हत्या हो जाती। तो वो कह सकते हैं कि टांगे तोड़ उनकी देंगे। हत्या की साजिश को नहीं, टांग जिस तरह, अरे हमारा यहाँ गर्दन काटा जा रहा है, आप कह रहे हैं टांग बोल रहे हैं वो। अरे तो फिर बोलिए ना कि हाँ वो कह सकते हैं टांगे तोड़ देंगे। आएगा, मैं यही तो कह रहा हूँ कि बोलिए फिर इस बात को। ऐसे गुंडों को टांग नहीं, उनको जो गुंडे लोगों को मार रहे हैं उनकी टांग नहीं तोड़नी चाहिए। उन सबको फांसी कोर्ट के जरिए दिलवाएंगे, सरकार आएगी तो। हमारे जो कार्यकर्ता शहीद हुए हैं वो, उनकी शहादत बेकार नहीं जाने वाली है। हमारा कार्यकर्ता पार्टी के लिए जान देता है साहब। हम कोई पार्टी के टीएमसी की तरह और पैसा नहीं देते वर्कर को। हमारे कार्यकर्ता एक विचार, एक निष्ठा के साथ पार्टी में काम करते हैं, और उनका सिर्फ ये दोष है कि वो नरेंद्र मोदी के साथ हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, वो भाजपा का झंडा लेकर चल रहे हैं, एक राष्ट्र प्रेम का विचार लेकर चल रहे हैं। इसलिए उनकी गर्दन उड़ा दी जाएगी और कहा जाएगा कि दिलीप घोष ऐसा बयान दे रहे हैं। जब सामने कार्यकर्ता की लाश पड़ी होती है तो रोंगटा खड़ा होता है, खून खौलता है। जो कार्यकर्ता हमारे लिए जान देता है, उस वक्त हमारी जबान से सिर्फ टांग तोड़ना निकलता है। अच्छा। हम कहते हैं रिकॉर्ड पर, आज तक पर, जब चुनाव में आएंगे,
चुनाव के बाद जीतेंगे। जित कार्यकर्ता की हमारे कार्यकर्ता की हत्या हुई है, ऐसे टीएमसी के गुंडों को फांसी पर चढ़ाएंगे। ठीक है, उनको इंसाफ दिलाएंगे। ठीक है। पिछले 5 सालों में 6 सालों में टीएमसी ने के जरिए जिन हमारे कार्यकर्ता की हत्या हुई है, सब पर जांच आयोग बैठाएंगे। ठीक है। और जो लोग इसमें शामिल है उनको फांसी पर चढ़ाएंगे। ठीक है। टांग तोड़ना तो छोटी बात है। ओके, बोलिए मनोजीत मंडल, फिर सुरेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए क्या 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 इस तरह के जस्टिफाई करने का शहनाबाद जी कोई जरूरत नहीं है। हमला नहीं हुआ क्या दिलीप घोष पे? छोड़िए पॉलिटिकल किलिंग को, पॉलिटिकल मामला छोड़िए। आपके जो लीडर है दिलीप बाबू, हमारे यूनिवर्सिटी जादवपुर यूनिवर्सिटी, उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक करा देंगे, जादवपुर यूनिवर्सिटी को उड़ा देंगे। ये बात का सही है? ये तो छोड़िए, ये तो बोलेंगे आप जस्टिफाई। वो बोला था यूनिवर्सिटी को उड़ा देंगे, जादवपुर यूनिवर्सिटी। आपने तो वहाँ गेट तोड़वा दिया था ना, बुलडोजर लगा के। ये भी आपने तो बुलडोजर लगा के गेट तोड़वा दिया था जादवपुर यूनिवर्सिटी का। मेरा बात सुनिए, अभी तो लगा ना, अभी झटका लगा। गेट आपने तोड़वाया। यूनिवर्सिटी को बोला था यूनिवर्सिटी को उड़ा देंगे सर्जिकल स्ट्राइक करके। ये भी सही था क्या? ये तो छोड़िए पॉलिटिकल कोई नहीं बोला। जादवपुर यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी में चुने जाते हैं देश में। कोई नहीं उड़ाने वाला। जादवपुर यूनिवर्सिटी से हमारा भी उतना ही प्रेम है जितना आपका है। राजपूत जी ने मामला उठाया था ये, जरा उनको ले आए चर्चा में ना एक बार। करके लीडर बने। अच्छा ठीक है, ट्रेजेडी बंगाल की। ठीक है सर, सर एक सेकंड ना, रुक तो जाइए, रुक तो जाइए दादा, रुक तो जाइए, दादा रुक जाइए ना, दादा रुक जाइए, क्योंकि बीजेपी में काम कर रहा है, इसलिए बीजेपी के कार्यकर्ता को गूगल करना पड़ के बताना पड़ जाएगा। खामोश ममता बनर्जी, बोल भी सर सर दादा, ममता बनर्जी जब लीडर बन रही थी, जब ममता बनर्जी लेफ्ट के खिलाफ लड़ रही थी, तो उनके बयान थोड़ा गूगल करके याद कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा क्या क्या बयान आते थे। सुरेंद्र सिंह राजपूत, 70 बार हमला हुई दादा एक सेकंड। अच्छा, तो तो घोष पे भी 70 बार हो तब उनको बोलना चाहिए, 7 बार में नहीं बोलना चाहिए, है ना? आज आप सहिष्णुता का पाठ पढ़ा रहे हैं। नहीं अस्पताल नहीं गया दादा, ठीक ममता दी के। अच्छा ओके, अस्पताल पहुंच जाए, गर्दन कट जाए, उसके बाद बोलता। जब गर्दन काट देते आप लोग तब बोलता ना, उसके पहले कैसे बोल दिया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मनोजीत दादा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पहुंचाना चाहते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया, समझ में आता है। जब अपनी सरकार हो तो आदमी किस हद तक जा सकता है। भाई अस्पताल तो नहीं गया ना, गर्दन तो नहीं कटी ना, मर तो नहीं गया था ना, पहले क्यों बोल दिया उसने? ठीक है सर, एक सेकंड रुक जाइए आप। सुरेंद्र सिंह राजपूत, 2 सवाल है मेरे। बंगाल में हमारे कार्यकर्ता की जो हत्या करेंगे, ये अधिकार आपको नहीं देंगे, अभी भी लड़ेंगे। शाहनवाज जी, केंद्र में सरकार आपकी है, राज्यपाल आए दिन रिपोर्ट देते हैं गृह मंत्री को, ये बताते हैं लॉ एंड ऑर्डर की हालत बंगाल में खराब है, लेकिन आप चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। शाहनवाज जी, हर चौथे दिन राज्यपाल गृह मंत्री को बताते हैं बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की हालत खराब है, लेकिन आप चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। ये वाजिब सवाल, आप चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये सवाल आपका वाजिब है। नहीं, ये सही है कि बंगाल में बराबर रिपोर्ट आ रही है, महामहिम राज्यपाल ने भी दिया, और आपने जब सुन लीजिए दादा, सुन लीजिए ना। अरे दादा, रोहित जी के सवाल का जवाब दे रहे हैं, आप कहाँ बीच में बोल रहे? सुन लीजिए दादा, संयम रखिए। मैं आपसे कह रहा हूँ रोहित जी कि जब रोहित जी ये सवाल वाजिब है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जब से सरकार बनी है, हमने किसी राज्य सरकार को इस तरह से कभी भी धारा 370 का उपयोग नहीं किया है, क्योंकि हम शुरू से राज्यों में धारा 370 कह रहे हैं, सॉरी माफ कीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि जब से ये हमारी सरकार आई है, हमने किसी भी राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं किया है, क्योंकि हम सरकारिया कमीशन की जब रिपोर्ट आई थी तभी हमने कहा था कि राज्य सरकार को इस तरह से बर्खास्त नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य सरकार दूसरे कार्यकर्ता के साथ इस तरह का व्यवहार करे। ठीक है सर, हम ओके, इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं करने वाले। हमने चेतावनी दिखा रहे हैं सरकार की। ठीक है सुरेंद्र सिंह राजपूत, मेरे 2 सवाल है। एक, लेकिन आपको दिलीप घोष का बयान बुरा लगता है? सहिष्णुता दिखा रहे हैं, लेकिन सड़क पर लड़ भी रहे हैं। और ये कांग्रेस के नेता से एक लाइन पूछ लीजिए सुरेंद्र जी से, इनके वर्कर भी मारे जा रहे हैं और 2 शब्द नहीं बोल रहे हैं सुरेंद्र जी। पूछ लिया ना, वो बोल लेंगे अभी। क्या सोच रहे होंगे आपके वर्कर? मेरा सवाल है उनसे, मेरा सवाल ये है, राजपूत जी आपको बड़ा बुरा लगा जब दिलीप घोष ने कहा कि टांगे तोड़ देंगे अगर हमारे कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा करेंगे तो? आपको बुरा नहीं लगा जब इमरान मसूद ने पीएम के लिए कहा कि बोटी बोटी काट देंगे? आपने उनको ओहदा दे दिया, बाकायदे सम्मान किया गया उनका, उनको पदाधिकारी बना दिया गया, और ऐसी फहरिस्त है आपकी पार्टी में। आप ईमानदार आदमी है, मुझे लगता है ऐसा, और मुझे यकीन है, मुझे आपको नाम बताने की जरूरत नहीं, आपको याद पड़े होंगे कांग्रेस पार्टी के नेताओं के नाम।
एक महिला छोड़ के चली गई दूसरी पार्टी में क्योंकि उसके साथ बदतमीजी करने वालों पर आपने कार्रवाई नहीं की थी, उनको बचा रहा था आपकी पार्टी का नेतृत्व। रोहित भाई, एक चीज बहुत साफ समझ लीजिए कि मौत का खेल खेलकर जो लोग भी सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं वो आतंकवादी थे, वो आतंकवादी हैं और वो आतंकवादी रहेंगे। दिलीप घोष जैसे आदमी के बयान का बचाव करके भारतीय जनता पार्टी ने अपना आतंकी चेहरा सामने कर दिया है। और इमरान मसूद का बचाव करके आपने क्या दिखाया? शहनवाज भाई से 20 बार आपने पूछा शहनवाज हुसैन साहब से कि एक बार दिलीप घोष के इस बयान की जो है आप मजम्मत कर दीजिए, लेकिन उन्होंने आतंकवादी जैसे आदमी का साथ दिया जो सर्जिकल स्ट्राइक जादवपुर यूनिवर्सिटी में कराना चाहता है। तो मैंने पूछ लिया, अब आपसे पूछ रहा हूं सुरेंद्र जी, आप इमरान मसूद से भी डरते हैं क्या? इतने पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आप सुरेंद्र जी। कर रहे हैं दिलीप घोष चुने हुए विधायक प्रदेश अध्यक्ष हैं। हो गया सुरेंद्र जी, हो गया, उस पर तो बाकायदे बात हो गई लंबी चौड़ी। हाफिज मसूद, हाफिज साहब कहने वाला ओसामा जी, ओसामा मसूद लादेन को ओसामा जी कहने वाले रोटी बोटी करने वाले आदमी को आपने पार्टी में ओहदा दिया कि नहीं दिया? आतंकी कर रहे हैं, आपको रोटी माफी बोटी मांगनी करने वाले को आपने चाहिए। पार्टी में ओहदा दिया कि नहीं गलत दिया? बात है, एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को ये आतंकी कह रहे हैं, ये अब देखिए, आतंकियों के अब सुरेंद्र जी अब आप नाजायज लाभ उठा रहे हैं कि आप चिल्ला रहे हैं और मैं नहीं चिल्ला रहा हूं। बटला हाउस एनकाउंटर शाहनवाज जी थोड़ा रुक में जाइए, वाले शाहनवाज जी थोड़ा रुक हाफिज जाइए, सईद प्लीज को शाहनवाज हाफिज जी, साहब कहने वाले शाहनवाज जी प्लीज, ओसामा बिन लादेन को शाहनवाज जी ओसामा समय जी कम है, कहने वाले एक बार मुझे सवाल करने दीजिए उनसे, बीच में बोलेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को ठीक है, फिर करते रहिए, चले जाइए पाकिस्तान। अभी वहां ओवैसी आएंगे, फिर आप लोग रोते रहिएगा बैठ के कि ओवैसी आ गया इसलिए बीजेपी जीत गई, इनको आप कहिए ये है ना सुरेंद्र जी? क्यों कहेंगे सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, अध्यक्ष को एक आतंकवादी सेकंड कहेंगे सर, ये? एक सेकंड सर, रुक जाइए। इतना तो देखिए आपने ऐतराज दर्ज कराया तो इमरान मसूद भी आतंकवादी हुआ ना सर? और आप लोग इमरान मसूद भी आतंकवादी हुआ ना? इमरान मसूद भी आतंकवादी हुआ ना सुरेंद्र जी? आपकी भाषा से जाऊं तो बयान पढ़िए, आहा, बहुत बढ़िया सर, पूरा बयान पढ़िए, शानदार सुरेंद्र जी, ये गलत बयानी है। ये हमारे देखिए, प्रदेश अध्यक्ष बहुत बढ़िया। इस तरह की भाषा आप बोलेंगे, आय हाय सर, इसलिए आपने अच्छा किया था तो आपने उसको ओहदा दे दिया, उसको पदोन्नति दे दी, बहुत बढ़िया किया सर। नहीं नहीं सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सुरेंद्र जी, अब मेरा सवाल ये है कि अभी आप लोग लड़ रहे हैं दिलीप घोष के बयान पर। बटला हाउस पर रोने प्लीज सर, वाले प्लीज, मैं संगीत जी के पास जा रहा हूँ। अब हो गया दोनों का, आपका मैं संगीत जी के पास जा रहा हूँ। संगीत रागी, अभी ये लोग लड़ रहे हैं इस बात पे कि दिलीप घोष ने ऐसा बोल दिया, दिलीप घोष ने वैसा बोल दिया। जब चुनाव आएगा वो वैसी चुनाव लड़ेंगे वहां, और बीजेपी बाई चांस अगर जैसे बिहार में हुआ कुछ सीटें ज्यादा जीत गई तो ये कहेंगे वो वैसे आ गया था इसलिए हम लोग हार गए। और जब काम करने का समय होगा उस समय इनका पता नहीं होगा कि ये कहां है। देखिए रोहित जी, इस देश का एक अद्भुत नैरेटिव है, अद्भुत विमर्श है। मुस्लिम वोटों का यदि बंटवारा होता है तो ये लोग कहते हैं कि सेकुलर वोटों का बंटवारा हो रहा है। क्या यही बात यदि भारतीय जनता पार्टी कहती, पार्टियों से कहती, लोगों से कहती कि आप हिंदू वोटों का बंटवारा मत कीजिए, तब भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाया जाता। यही बुद्धिजीवी लोग आरोप लगाते, आपके स्टूडियो में बैठ करके लगाते, आपके इतर लोग लगाते कि देखिए भारतीय जनता पार्टी हिंदू वोटों का पोलराइजेशन कर रही है। तो ये तो एक तरफ रहा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि देश के प्रधानमंत्री को बिहार के चुनाव के बाद, खत्म होने के बाद ये कहना पड़ जाए कि भाई राजनीतिक हत्याओं का जो सिलसिला है एक प्रदेश में जो चल रहा है, उनका इशारा साफ था, वो बंगाल की तरफ था। ये नौबत कहां हुई सर? ये तो प्लान हुआ ना कि वो बिहार से आगे बंगाल पे मूव कर गए। अब जस्ट मस्त छोड़िए, अब उन्होंने अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। बस 10 सेकंड और, नौबत थोड़ी ना हुई। 10 सेकंड और देखिए, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने दिसंबर के महीने में, 2019 के दिसंबर के महीने में किस प्रकार का हेट स्पीच दिया था रोहित जी? लोगों को सड़कों पर आकर के लड़ने के लिए वो बात कर रही थी, आर पार की लड़ाई लड़ने की बात कर रही थी, वो भी एक हेट स्पीच था, जिसके कारण जो है श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ये हेट स्पीच दिया, राहुल गांधी जी ने हेट स्पीच दिया, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा ने हेट स्पीच दिया, जिसके कारण सारे जितने रेडिकल इस्लामिस्ट थे उनको सड़कों पर उतार करके दिल्ली को दंगों की भेंट चढ़ा दी गई। इससे बड़ा क्या हो सकता है? और उसके बारे में चुप्पी लोग साध लेते हैं। चलिए सर, जो हमने आज कार्यक्रम का नाम दिया था वो ये था
कि बिहार के बाद बंगाल है, आगे और बवाल है। और ये जो बहस हुई, इससे आपको एक संकेत मिल गया होगा कि आने वाले दिन राजनीतिक तौर पर बंगाल के लिए कैसे होने वाले हैं।